हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू अपेक्स लर्निंग। अपेक्स लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री का अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता है उसको शुरू किया था, ये आपका अधूरा रह गया था। तो सबसे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता है उसको पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम वैदिक सभ्यता के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की जो पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो सबसे पहले आप पिछली क्लास देखिएगा। ठीक है, और आज की क्लास में हम करेंगे बाकी का जो पोर्शन जो बच गया था सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड। इसमें हम देखेंगे कि जैसे ये इम्पोर्टेंट जो आपके सिंधु घाटी सभ्यता के इम्पोर्टेंट स्थल हैं उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से इम्पोर्टेंट स्थल हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे इनकी स्थिति है, किस ईयर में इनकी खोज हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, और सभी जो है ये स्थल है कौन कौन सी नदी पे हैं। तो ये सारे जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं आपके ये रहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम में सारे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पहला स्थल कौन सा था जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो है खोजा गया था। तो सबसे पहला जो स्थल है वो हड़प्पा था, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल जो है खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है आपका। किसके द्वारा खोजा गया था? इन्वेंशन जो है दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी 1921 ईस्वी में। और ये हड़प्पा जो स्थल है वो कौन सी नदी पे आपका स्थित है? ये रावी नदी पे आपका ये पड़ता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला इम्पोर्टेंट जो है स्थल खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता में, ये आपका है मोहनजोदड़ो। ये भी आपका पाकिस्तान में पड़ता है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थल है। तो ये जुड़वा जो है नगर हुआ करते थे उस टाइम, और जुड़वा बहनें भी हम इसको कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो पाकिस्तान में ही ये दोनों स्थित हैं। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो आपका ये सिंधु नदी के ऊपर स्थित है। ठीक है, 1922 ईस्वी में अगले ही साल 1921 में जो है कि दयाराम साहनी ने, फिर 1922 में राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो जो है नामक स्थल जो है की खोज की थी ये पाकिस्तान में। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट स्थल सुतका गेंडोर, और ये जो है कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में। 1927 में खोज की गई थी मार्क ओरेल स्टाइन के द्वारा। मार्क ओरेल स्टाइन के द्वारा दासक नदी पे ये जो है इसकी खोज की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट स्थल आपका है चहूदड़ो। ये आपका पाकिस्तान में पड़ता है। 1931 में खोजा गया था सिंधु नदी पे, और इसमें जो इसकी खोज की थी M.G. मजूमदार ने। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो सिंधु नदी पे आपके एक तो मोहनजोदड़ो और एक चहूदड़ो, लास्ट में जो आपका ये जो आता है प्रोनाउंसिएशन दड़ो, तो ये लगभग जो है सिंधु नदी के ऊपर जो है स्थित आपके स्थल है। तो सिंधु नदी पे मोहनजोदड़ो है और चहूदड़ो है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्थल जो है रोपड़, इसकी जो है खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, और सतलुज नदी पे आपका रोपड़ जो है स्थल पड़ता है। और ये रोपड़ कहाँ पे है? इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो रोपड़ जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल खोजा गया था आपका कहाँ पे? पंजाब में। 1953 में आपका ये खोजा गया। अगला जो है इम्पोर्टेंट स्थल के बारे में हम बात कर लेते हैं कालीबंगा, जो कि आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ ज़िले में ये पड़ता है। तो कालीबंगा जो है खोजा गया ये अमलानंद घोष के द्वारा। और कालीबंगा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है ये स्थल है कहाँ पे है? घग्गर नदी पे है। 1953 में इसकी खोज हुई। तो रोपड़ और कालीबंगा 1953 में खोज ही दोनों की। रोपड़ आपका सतलुज नदी पे है, जबकि कालीबंगा है वो घग्गर नदी पे है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल जो है लोथल, जो कि एक बंदरगाह भी होता था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख, और यह आपका गुजरात में पड़ता है। R.S. राव के द्वारा इसकी खोज की जाती है 1955 ईस्वी में, और ये भोगवा नदी पे आपकी ये स्थिति है। तो लोथल जो है किस नदी पे पड़ता है? भोगवा नदी पे, और ये कहाँ पे है? गुजरात में। एक इम्पोर्टेंट जो है बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और सबसे जो है पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है।
ठीक है, तो सबसे पूर्वी सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है आपका ये आलमगीरपुर। तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 1958 ईस्वी में जो है इसकी खोज होती है और ये हिंडन नदी पे पड़ता है आलमगीरपुर। वाई डी शर्मा या यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल की अगर हम बात करें, बनावली जो आपकी हरियाणा में पड़ता है। तो प्रेजेंट में जो बनावली है उसकी लोकेशन आपकी हिसार जो है फतेहाबाद के पास है हरियाणा में। और 1973 में जो है बनावली की खोज की गई थी आर.एस. बिस्ट के द्वारा। बनावली आपका जो है कहाँ पे पड़ता है, सरस्वती नदी पे पड़ता है। तो हरियाणा में जितने भी जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो आपके इम्पोर्टेंट स्थल है तो वो सारे सरस्वती नदी के ऊपर पड़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा हरियाणा में आपका राखी गढ़ी भी है। ठीक है, ये भी सरस्वती नदी के ऊपर पड़ता है। राखी गढ़ी जो है हरियाणा के हिसार में है, जबकि बनावली है वो आपका फतेहाबाद में पड़ता है ये। ठीक है, हरियाणा के। तो दोनों ही सरस्वती नदी के ऊपर हैं। और बनावली है 1973 में खोजा गया था, जबकि 1969 में राखी गढ़ी जो है ये आपका खोजा गया था। ठीक है, तो डॉक्टर सूरज भान और रफ़ीक मुगल के द्वारा जो है ये खोजा गया था राखी गढ़ी। ठीक है, तो राखी गढ़ी की खोज की थी डॉक्टर सूरज भान, ठीक है, और रफ़ीक मुगल के द्वारा, जबकि आर.एस. बिस्ट के द्वारा बनावली जो है बनावली जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल खोजा गया था। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है रंगपुर, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, अहमदाबाद में। 1931 में खोजा गया, मादर नदी पे ये पड़ता है। माधव स्वरूप वत्स के द्वारा ये खोजा गया था। तो रंगपुर है हड़प्पा जो है सभ्यता का जो स्थल इम्पोर्टेंट है आपका, जो माधव स्वरूप वत्स के द्वारा खोजा गया था। मादर नदी पे ये पड़ता है। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद नामक स्थान पे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे उत्तरी जो स्थल जिसको माना जाता है मांडा। ठीक है, तो मांडा जो है ये सबसे उत्तरी सबसे नॉर्थ में पड़ता है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर में है। 1982 में जो है ये आपका खोजा गया था जगपत जोशी के द्वारा और चिनाब नदी पर आपका ये पड़ता है। ठीक है, तो चिनाब नदी पर आपका ये पड़ता है। ठीक है, तो चिनाब नदी पे आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो है स्थल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो रंगपुर हो गया आपका अहमदाबाद गुजरात में। तो ये सारे जो है 12 इम्पोर्टेंट जो है स्थल यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार रिपीट होते हैं। इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया है। तो अगर हम आगे देखें कि अभी तक जो सिंधु घाटी सभ्यता के हमने लगभग जो है 350 से भी ज़्यादा स्थल जो है प्राप्त जो है हो चुके हैं और 1350 से भी ज़्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी है सिंधु घाटी सभ्यता की। तो स्थल जो है 350 से भी ज़्यादा स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, जिनमें हमने कुछ इम्पोर्टेंट जो स्थल किए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सारी बस्तियां हैं वो भी खोजी जा चुकी हैं, लेकिन आज प्रेजेंट में 1350 बस्तियां हैं खोजी जा चुके हैं, 1350 से भी ज़्यादा और 350 से भी ज़्यादा स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के खोजे जा चुके हैं। भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा जो है स्थल किस राज्य में है, तो ये आपका गुजरात में सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, तो सबसे बड़ा जो स्थल हमें वो देखने को मिला है राखी गढ़ी, जो कि आपका 1969 ईस्वी में खोजा गया था। और ये राखी गढ़ी कहाँ पे पड़ता है, हरियाणा के हिसार नामक स्थान पे। तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, ये आपका राखी गढ़ी आएगा। 1969 में एक खोजा गया, हरियाणा में आपके हिसार में आपका ये पड़ता है। भारत के बाहर इस सभ्यता का जो है सबसे बड़ा स्थल, तो भारत के जो बाहर मतलब अपने भारत की बात ना करके अगर भारत के बाहर देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पड़ता है पाकिस्तान में पड़ता है मोहनजोदड़ो। ठीक है, हालांकि ओवरऑल जो है आपका ये मोहनजोदड़ो आ जाएगा। ठीक है, और अगर भारत की बात करें तो राखी गढ़ी आपका आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है सबसे बड़ा जो स्थल है वो राखी गढ़ी है। भारत के बाहर इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में आज प्रेजेंट में पड़ता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के हमने स्थल के हैं उन सभी को
डिटेल में एक्सप्लेन देख लेते हैं उनकी। तो डिटेल में देख लेते हैं कि हड़प्पा जो सभ्यता है यहाँ ये कहाँ पे इसकी लोकेशन है, ठीक है, और यहाँ से हमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट साक्ष्य मिले हैं तो वो सारे हम देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने देखा हड़प्पा है ये लाहौर में आपका पड़ता है, पाकिस्तान में आज प्रेजेंट में है, ठीक है, मांटगोमरी नामक स्थान पर ये आपका पड़ता है। हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी अगर इमारत की बात करें तो ये एक 12 कक्षों का अन्नागार जो है आपका मिला है। तो 12 कक्षों का अन्नागार जो कि हड़प्पा से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत है, ठीक है। तो जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पे सबसे बड़ी जो इमारत है वो मिली है, वो किसकी है? 12 कक्षों का 12 जो है कमरों का एक अन्नागार हुआ करता था, वो हमें मिला है। हड़प्पा की सबसे प्रमुख जो है फसल, तो यहाँ की जो सबसे प्रमुख फसल जौ और गेहूँ होती थी, ठीक है। और यहाँ से हमें एक कब्रिस्तान भी मिला है जिसका नाम R37 या समाधि नंबर 37 जो है जिसका नाम दिया गया है। तो कब्रिस्तान R37 मिला है और इसमें हमें खुदाई के दौरान जो है 57 जो है मानव कंकाल मिले हैं, जिनके जो सर हैं वो उत्तर दिशा में और उसके जो पैर हैं वो दक्षिण दिशा में आपके हैं, ठीक है। तो इस आर जो है 37 कब्रिस्तान जो है या समाधि स्थल नंबर 37 जो ये आपका है, तो यहाँ पे जब खुदाई की गई तो हमें 57, ठीक है, 57 मानव कंकाल मिले और इनके जो है सर हैं उत्तर दिशा की ओर मिले हमें और दक्षिण दिशा की तरफ इनके पैर हमें मिले, ठीक है। और इन 57 मानव कंकाल में जो है आज प्रेजेंट में अगर हम देखें तो 20 ऐसे कंकाल हैं जो बिल्कुल डिकम्पोज हो गए हैं, बिल्कुल निष्क्रिय हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उन पर शोध करना जो है संभव नहीं है। इसलिए जो है 57 में से अगर ये 20 निकाल दें हमारे पास 37 बचते हैं, तो इसे R37 की संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो जो 57 जो है मानव कंकाल मिले हैं, ठीक है, यहाँ से जो है हमें हड़प्पा जो एक कब्रिस्तान है यहाँ से, तो 57 में से 20 डिकम्पोज हो गए, निष्क्रिय हो गए, नष्ट हो गए, जिसमें हमें तो बचे 37। इसलिए इस कब्रिस्तान का जो नाम है R37 या समाधि जो है 37 जो है इसको कहा गया है। तो हड़प्पा जो आपका स्थल है यहाँ से एक उर्वरता की देवी की मूर्ति भी हमें मिली है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, उर्वरता की देवी की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है? हड़प्पा नामक स्थान से, जो कि आपका पाकिस्तान में आज प्रेजेंट में पड़ता है। और इस उर्वरता की देवी की मूर्ति है, इसमें जो है स्त्री के गर्भ से उगता हुआ एक पौधा हमें दिखाया गया है, ठीक है। तो स्त्री के गर्भ से उगता हुआ एक पौधा जो है इसमें दर्शाया गया है। जो उर्वरता की देवी की जो मूर्ति हमें मिली है वो कहाँ से मिली है? हड़प्पा से, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्थल हमारा मोहनजोदड़ो है, इसके बारे में हम डिटेल में जो है देखेंगे। तो मोहनजोदड़ो जिसका शाब्दिक अर्थ, ठीक है, अगर जो है इसका शाब्दिक अर्थ की बात करें, मोहनजोदड़ो जिसका अर्थ होता है मर्तकों का टीला, ठीक है। तो मर्तकों का टीला इसका शाब्दिक अर्थ नाम है, ठीक है। तो मर्तकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को, ठीक है। और ये भी जो है स्थल आपका हड़प्पा सभ्यता का कहाँ पे मिला है? पाकिस्तान के लरकाना नामक जो है डिस्ट्रिक्ट में आपका ये मिला है, लरकाना नामक स्थान पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि लरकाना नामक जो है स्थान से इसकी खोज हुई है और 1922 में इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। सिंधु नदी के किनारे स्थल आपका पड़ता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी अगर इमारत की बात करें तो यहाँ से हमें सबसे बड़ी जो इमारत है वो एक विशाल अन्नागार जो है हमें मिला है। तो मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार होता था, तो इसी को ही सबसे बड़ी जो है इमारत माना गया है मोहनजोदड़ो की। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हड़प्पा की जो सबसे बड़ी इमारत जैसे कि हमने ऊपर देखा 12 कक्षों का अन्नागार आपका ये होता था, ठीक है। तो ये सिर्फ मोहनजोदड़ो का पूछा है। विशाल अन्नागार जो है ये आपका मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत की अगर हम बात करें, सबसे बड़ी इमारत तो आपकी जो है मोहनजोदड़ो की विशाल अन्नागार आएगा, लेकिन अगर पूछे सबसे प्रसिद्ध जो इमारत जो काफ़ी फेमस हुई तो उसको माना जाता है विशाल स्नानागार। तो बहुत बड़ा जो है स्नानागार हुआ करता था, तो उसी को ही सबसे प्रसिद्ध इमारत माना जाता है मोहनजोदड़ो की, जबकि सबसे जो बड़ी इमारत है वो विशाल अन्नागार है।
मोहनजोदड़ो है, यहाँ से एक नटराज की हमें मूर्ति मिली है। नटराज भगवान शिव होते थे, तो नटराज की मूर्ति, भगवान शिव की मूर्ति हमें यहाँ से मिली है। और यहाँ से पशुपतिनाथ की मूर्ति भी हमें मिली है। ठीक है, ये भी भगवान जो है शिव से ही रिलेटेड, और जिसमें जो है मुखी मूर्ति जो शिव की होती है। ठीक है, तो पशुपतिनाथ की जो मूर्ति मिली है 3 मुख वाली शिव की मूर्ति थी, जिसके सर पर जो है सींग जो है हमें मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सर पे सींग है। पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है में ही 5 प्रजाति के जो है 6 जानवरों की आकृतियाँ हमें दिखाई गई है। तो जो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपतिनाथ जो शिव की जो मूर्ति है, त्रिमूर्ति जो है 3 मुख वाली, और इसमें जो है हमें 5 प्रजाति के 6 जानवरों की आकृति इसमें देखने को मिलती है पशुपतिनाथ की मूर्ति में। तो 5 प्रजाति के 6 जानवर, तो इसमें अगर हम सबसे जो दाईं तरफ देखें, हमारे जो है राइट और देखें, तो इस राइट और एक बाघ और एक हाथी इसमें दिखता है। बाईं ओर देखें, हमारे लेफ्ट और देखें, तो एक भैंसा और एक गैंडा इसमें दिखता है। और अगर नीचे की तरफ देखें तो इसमें 2 हिरण हमें मिलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 2 मोर की आकृति भी इसमें दर्शाई गई है। तो 2 मोरों की आकृतियाँ इस प्रकार जो है 5 प्रजाति के 6 जानवर हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो हमें बाघ मिलता है, हाथी मिलता है, भैंसा, ठीक है, गेंडा मिलता है, और इसमें हिरण भी देखने को मिलता है, और मोर इसमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार जो है 5 प्रजाति के 6 जानवरों की आकृति हमें यहाँ पे मिलती है। पशुपतिनाथ की मूर्ति जो कि मोहनजोदड़ो नामक स्थान से आपकी ये मिलती है। नटराज की मूर्ति भी हमें यहाँ से मिलती है। तो ये जो है सारे जो पशु को ध्यान में रखना है कि भाई लेफ्ट और कौन कौन से पशु मिले हैं, राइट और कौन से हैं। राइट और हमारे बाघ और हाथी हैं, जबकि लेफ्ट और कौन से हैं, भैंसा और गैंडा है। नीचे की जो तरफ अगर हम देखें तो 2 हिरन हैं, और जो इसके अलावा 2 मोरों की आकृति भी इसमें दर्शाई गई। मोहनजोदड़ो से सबसे प्रसिद्ध मूर्ति हमें मिली है, एक नृत्य करती बालिका की मूर्ति मिली है। ठीक है, जो कि आपकी ब्रोंज या कांसे की बनी हुई है, और ये आपकी नग्न अवस्था में मिली है। तो मोहनजोदड़ो से सबसे प्रसिद्ध अगर मूर्ति की अगर हम बात करें तो एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति हमें कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से, जो कि किसकी बनी है, कांसे की बनी हुई है, नग्न अवस्था में पाई गई है। मोहनजोदड़ो से एक पुरोहित राजा की मूर्ति भी हमें मिलती है, प्रिस्ट किंग की भी मूर्ति मिलती हैं। तो इस प्रकार जो है बहुत सारी मूर्तियां मिलती है, लेकिन उनमें सबसे जो प्रसिद्ध जो मूर्ति है मोहनजोदड़ो की, वो मानी जाती है एक नृत्य करती बालिका की मूर्ति, जो कि कांसे की बनी हुई है, नग्न अवस्था में। और बहुत सारी जो मूर्तियाँ मिली है हमें, जो है पुरोहित राजा की भी मूर्ति मिली है, नटराज की भी मूर्ति मिली है। ठीक है, और इसके अलावा पशुपतिनाथ की भी मूर्ति, ये सारी जो मूर्तियाँ हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। स्वास्तिक के जो चिन्ह है वो भी हमें कहाँ से मिले हैं, स्वास्तिक का जो चिन्ह है ये आपका, ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। एक मोहर पर नाव का चित्र भी हमें मिला है। ठीक है, और इसके अलावा प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य भी हमें यहाँ पे मिलता है। तो मोहनजोदड़ो है तो हड़प्पा जो है सभ्यता का जो है स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल है। और मोहनजोदड़ो में लगभग प्रत्येक घर में एक कुआं के साक्ष्य हमें मिले हैं। हर घर में कुआं हुआ करता था, जिसके हमें साक्ष्य दर्शाए गए। ठीक है, नेक्स्ट अगर इम्पोर्टेंट स्थल की अगर हम बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें आपका आता है चौहुदड़ो। इसकी खोज 1931 में की गई थी। सिंधु जो है नदी के किनारे आपका ये पड़ता है। मोहनजोदड़ो और चौहुदड़ो दोनों ही सिंधु जो है नदी के किनारे आपके ये देखने को मिलते हैं। MC मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई 1931 में। और चौहुदड़ो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण जो है स्थल आपका है चौहुदड़ो। तो जो ग्रामीण जो है स्थल एकमात्र जो हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन सा है, चौहुदड़ो। बाकी जो है सारे शहरी स्थल थे। ठीक है, एकमात्र जो है ये आपका ग्रामीण स्थल है, क्योंकि इस स्थल से एक भी दुर्ग हमें नहीं मिला है। ठीक है, तो जिसमें जो दुर्ग हुआ करते थे वही आपके शहर जो है होते थे। तो चौहुदड़ो है उससे हमें एक भी दुर्ग नहीं मिला है, इसलिए इसको ग्रामीण जो है स्थल कहा गया है सिंधु घाटी सभ्यता का। और यहाँ से हमें कच्ची ईंटें मिली है, जो कि गोल आकार की और वर्का आकार की होती थी। ठीक है, और यहाँ से हमें बेलन के आकार की मोहरें मिली हैं।
तो बेलनाकार मोहरें भी हमें कहाँ से मिली हैं? चौहूदड़ों से मिली है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, चूड़ियाँ और लिपस्टिक के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चौहूदड़ों से मिले हैं। ठीक है, तो चूड़ी और लिपस्टिक के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं? चौहूदड़ों से। एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र मिला है, तो बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का चित्र भी हमें कहाँ से मिला है? चौहूदड़ों से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1931 में स्थल की खोज की गई थी। नेक्स्ट अगर हम देखें, लोथल, ये हमारा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपका गुजरात में पड़ता है। एक बंदरगाह हुआ करता था सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वर्तमान में ये गुजरात में है। और किस नदी पे स्थित है? आपका लोथल भोगवा नदी पे। इस सभ्यता का बंदरगाह होता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वो कौन सा होता था? लोथल। इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी जो है माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो कमर्शियल जो है कैपिटल, कमर्शियल राजधानी हुआ करती थी, वो कौन सी होती थी? लोथल होती थी। ठीक है, इसके अलावा जो है सिंधु घाटी सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता की ये पूछ ले कि भाई प्रशासनिक, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कैपिटल है वो कौन सी होती थी? वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को कहा जाता था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की प्रशासनिक राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, जिसको जुड़वा राजधानी भी कहते थे हम। ठीक है, और वाणिज्यिक राजधानी आपकी ये कौन सी थी? लोथल, क्योंकि एक बंदरगाह था इसलिए इसको वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता था। महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ से जो है हमें जो मिली हैं लोथल से, फारस की मुद्राएं मिली है। फारस, ये पर्शिया जो है, पर्शिया से रिलेटेड मुद्राएं यहाँ पे मिली है। चावल के दानों के साक्ष्य भी हमें लोथल से मिले हैं। लोथल वासियों को चावल की भी जानकारी थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमें चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं, तो हम कह सकते हैं भाई लोथल वासी है, उनको चावल की जानकारी थी। एक मम्मी का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो मम्मी होती है डेड बॉडीज़, जो इसको मतलब बंद करके रखा जाता है, कोई भी बॉक्स है उसमें। तो ये जो मम्मी वैसे प्रेजेंट में या फिर मम्मी जो है वो अधिकतर जो है मिस्र जो है कि सभ्यता में आपकी ये होती है। ठीक है, तो हमारी सभ्यता में नहीं होती हैं, लेकिन हमारी सभ्यता में जो ये मम्मी जो डेड बॉडी है, ये इसके जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सिर्फ और सिर्फ ये लोथल से हमें मिले हैं। ठीक है, तो लोथल से हमें मम्मी जो डेड बॉडी ये देखने को मिली है। जो मम्मी या डेड बॉडी ये होती थी, ये आपकी मिस्र की सभ्यता से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आर्कोलॉजिस्ट ने निष्कर्ष निकाला, या तो जो है लोथल के लोग मिस्र गए होंगे या फिर मिस्र के लोग यहाँ लोथल आए होंगे, क्योंकि हमें जो है लोथल से क्या मिला है? एक मम्मी जो है कि जो है साक्ष्य मिला है। तो जो मम्मी डेड बॉडी के जो साक्ष्य हमें मिस्र की सभ्यता में ही देखने को मिलते हैं, बट हड़प्पा के लोथल में भी हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो हड़प्पा के लोथल में ही मिले हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई या तो मिस्र के लोग हमारे यहाँ पे लोथल में आते थे, या फिर लोथल वाले जो है या अपने हड़प्पा सभ्यता वाले उधर मिस्र में जाते थे। नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंट, इससे रिलेटेड हम लोथल से पॉइंट देखें तो लोथल से एक मकान हमें ऐसा भी मिला है जिसका जो मेन एंट्रेंस, जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा था और जो बैक साइड की ओर नहीं खुल रहा था। ठीक है, तो इसलिए आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि हो सकता है कि वो जो मकान है वो किसका हो? लोथल के प्रधान का निवास स्थान हो। ठीक है, वैसे अगर हम बच्चों देखें कि अधिकतर जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो मकान है वो आपके मुख्य गली जो है, मुख्य गली की ओर उनके होते थे। जो मुख्य जो सड़क होती थी उसके तरफ जो है उनके मुख्य दरवाजे नहीं हुआ करते थे। तो एकमात्र जो हमें यहाँ पे लोथल में हमें एक मकान ऐसे देखने को मिला जिसका जो मुख्य जो प्रवेश जो है, ठीक है, मकान का जो मुख्य प्रवेश है वो हमें मुख्य सड़क की ओर खुला हुआ मिला है। ठीक है, बैक साइड नहीं मिला है। तो हम इस आर्कियोलॉजिस्ट हैं और उसके द्वारा ये माना जाता है, अनुमान लगाया गया कि जो ये मकान है वो लोथल जो वासियों का जो प्रधान होता था उसका निवास स्थान हो सकता है। ठीक है, और जितने भी मकान होते थे उनके जो प्रवेश द्वार क्या होते थे, उनकी गली, जैसे ये आपका ये है जो गली की तरफ होता था, मेन जो आपका रोड होता था उसकी तरफ नहीं होता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में कौन सी मुद्राएं या करेंसी चलती थी? अगर हम इक्वेशन करें तो कौन सी थी?
कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन या कोई भी नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता है उसमें कोई भी करेंसी नहीं चलती थी। तो फिर अपनी वो क्या करते थे, वस्तु के बदले वस्तु देकर मतलब आदान प्रदान करते थे। ठीक है, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करते थे। इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान जो चलता था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। कोई भी मुद्रा नहीं चलती थी, कोई भी करेंसी नहीं चलती थी। ठीक है, तो ये हम कहेंगे, तो वस्तु विनिमय प्रणाली उनकी करेंसी या मुद्राएं चलती थी हम कहेंगे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्थल हम देखते हैं हड़प्पा का बनावली। जैसा कि आप जानते हैं फतेहाबाद हरियाणा में आपका ये पड़ता है, और हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ये स्थल है जहाँ से हमें जल निकास प्रणाली यहाँ पे विकसित नहीं थी। ठीक है, तो जितने भी हमारी हड़प्पा सभ्यता के स्थल है उसमें जल निकास प्रणाली है वो बहुत ही विकसित प्रकार की हुआ करती थी, लेकिन हमें एकमात्र स्थल जो हड़प्पा सभ्यता का मिला है जिसमें जल निकास प्रणाली विकसित नहीं थी, वो कौन सा है, बनावली हरियाणा में आपका ये पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्थल कालीबंगा, यह आपका राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक स्थान पर यह पड़ता है, घग्गर नदी की के ऊपर ये आपका पड़ता है। तो कालीबंगा जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है ये हमें राजस्थान में मिलता है, और यहाँ से इम्पोर्टेंट साक्ष्य हमें मिलते हैं काली मिट्टी की चूड़ियाँ। तो काली मिट्टी की चूड़ियाँ हमें कहाँ से मिलती है, राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान से, जो हनुमानगढ़ में आपका जो है स्थित है घग्गर नदी पे। और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी हमें यहाँ से मिलते हैं, और हल के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा से, अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा हवन कुंड, अग्निकुंड है, उस सभी के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं, कालीबंगा से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है ये स्थल है। इसके बाद में हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन की जो व्यवस्था थी वो किस प्रकार की थी वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो पक्की ईंटों का इस्तेमाल जो होता था वो 4:4:1 में होता था। मीन्स अगर उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 4, ठीक है, उसकी ब्रेथ होगी 2, और उसकी जो हाइट या गहराई है 1। तो 4:2:1 के रेशियो में पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल जो होता था वो रक्षा द्वार, सड़कें और मुख्य द्वार में आपका ये होता था। ठीक है, तो कच्ची ईंटों का इस्तेमाल रक्षा द्वार, सड़कें, मुख्य द्वार में आपका ये होता था। इसके अलावा जो पक्की ईंट है उसका इस्तेमाल विशाल जो भवन बनाए जाते थे उनमें किया जाता था। कुछ अलंकृत ईंटें होती थी अलंकृत जो ईंटें होती थी, तो ओनली जो है एकमात्र स्थल जहाँ पे जो ये अलंकृत ईंटें का इस्तेमाल किया जाता था वो आपका कालीबंगा ही है। ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में आपका ये पड़ता है, यहाँ पे अलंकृत ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। तो अलग अलग टाइप की जो है ईंटें होती थी। कुछ एल आकार की ईंटें होती थी। एल आकार की ईंटें जो है सिंधुवासी भवनों के जो कोने बनाने में जो है इस्तेमाल करते थे। फन्नीदार ईंटें होती थी जिनसे नालियाँ बनाते थे सिंधुवासी। ठीक है, और कुछ वर्गाकार गोल आकृति की जो ईंटें होती थी। तो वर्गाकार और जो गोल आकृति की जो ईंटें हैं ये एकमात्र स्थल जहाँ से हमें मिली है ये चौहुदड़ो। तो चौहुदड़ो नामक जो स्थान है आपका जो सिंधु नदी पे पड़ता है, तो यहाँ पे वर्गाकार ईंटें या गोल ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो एकमात्र स्थल है जहाँ पे वर्गाकार ईंटें इस्तेमाल होती थी। ठीक है, और एकमात्र स्थल जहाँ पे अलंकृत ईंटें यूज होती थी वो आपका कालीबंगा है। नेक्स्ट जो है नगर नियोजन प्रणाली में अगर देखें सिंधु वासियों की, तो ग्रिड पद्धति जो है से वो मकान बनाते थे। तो मकान जो है कौन सी पद्धति में बनाते थे, ग्रिड पद्धति से। और ये ग्रिड पद्धति क्या होती थी कि मकान जो है ना एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। ठीक है, ऐसे समकोण पर काटते थे, ग्रिड पद्धति में बने होते थे। ठीक है, 90 डिग्री के एंगल पे जो है ये आपके सभी आपके मकान होते थे। ठीक है, और शतरंज के आकार के इस टाइप से ये मकान होते थे, और मकान का मुख्य जो द्वार होता था वो गली की ओर होता था। ठीक है, ना कि मुख्य सड़क की ओर। तो मुख्य सड़क की ओर उनका मुख्य द्वार नहीं होता था, मकान का मुख्य द्वार उनका गली की ओर होता था। और मुख्य द्वार के जो बाहर जो होता था वो क्या होता था, नालियाँ और गली हुआ करती थी। ठीक है, तो घर का जो मुख्य द्वार होता था उसके बाहर नालियाँ होती थी, गली होती थी। ठीक है, सड़क की ओर मुख्य द्वार नहीं होता था, ये इम्पोर्टेंट है।
तो लोथल नामक स्थान से ही हमें एकमात्र ऐसा जो है हमें भवन मिला है जहाँ पे जो मुख्य जो सड़क होती थी उसकी ओर जो मुख्य उस भवन का हमें द्वार मिला है। तो आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि भाई वो वहाँ के प्रधान का जो है हो सकता है। तो इस प्रकार हम ये देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के नियोजित शहर की अगर हम बात करें, जो वेल जो है तरीके से बसाए गए थे नियोजित शहर। इसमें जो शहर होते थे हड़प्पा जो, वैसे तो सारे ही शहरी सभ्यता थी, ठीक है, ग्रामीण सभ्यता नहीं थी, सिंधु घाटी सभ्यता जो आपकी है। तो इसमें जो है पश्चिमी जो टीला और पूर्वी टीला होता था, जो शहर होता था हड़प्पा सभ्यता के जो नियोजित शहर, उसमें पश्चिमी टीला पूर्वी टीला होता था। पश्चिमी जो टीला होता था वो अधिक ऊंचाई पे होता था और पूर्वी टीला होता था वो कम ऊंचाई पे होता था। पश्चिमी जो टीला है के अंतर्गत जो दुर्ग बनाए जाते थे, ठीक है, और जिनको क्या कहा जाता था, दुर्ग टीला, ठीक है, फोर्ट कहा जाता था। इसके अलावा जो है इसी दुर्ग टीले में हड़प्पा सभ्यता का जो पुरोहित होता था, तो सबसे जो ऊपर यहाँ पे पुरोहित होता था इस दुर्ग टीले में, जबकि जो पूर्वी टीला होता था वो कम ऊंचाई का होता था और उसी में निचला शहर होता था जिसे नगर टीला कहा जाता था, ठीक है। तो ये निचला जो है टीला जो किसके लिए होता था, ये नागरिकों के लिए होता था, ऊपर वाला पुरोहितों के लिए। तो नागरिकों के लिए नीचे वाला जो टीला, नागरिकों के लिए शिल्पाकार के लिए, सैनिक और कुछ अन्य कर्मचारियों के लिए ये निचला टीला होता था, ठीक है, जो पूर्वी टीला जिसको हम कहते हैं। और इसी के नीचे धार्मिक स्थल होते थे जो धार्मिक आयोजन के लिए प्रयोग किए जाते थे। नेक्स्ट अगर हम इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखें, गुजरात का धोलावीरा। तो यहाँ पे अपवाद है, जैसे कि दो टीले आपके होते थे, पश्चिमी टीला पूर्वी टीला, लेकिन गुजरात का धोलावीरा नामक जो स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो यहाँ से में तीन जो है जो टीले हैं उसमें दो भागों में हम बांटते थे। तो गुजरात का धोलावीरा है उसमें टीले को तीन भागों में विभाजित किया जाता था, ठीक है। तो तीन भागों में विभाजित था गुजरात का धोलावीरा नामक स्थान के जो टीले। तो इसमें जो ऊंचाई वाला भाग दुर्ग टीला कहलाता था, फिर मध्यम नगर होता था और निचला नगर आपका ये होता था। तो इस प्रकार से जो है तीन जो है टीलों में विभाजित था गुजरात का धोलावीरा, ठीक है। और प्रत्येक मकान के बाहर पक्की ईंटों की बनी नालियाँ होती थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो नालियाँ होती थी वो पक्की ईंटों से बनी होती थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु घाटी सभ्यता की अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि जो है किस प्रकार होती थी तो मुख्य फसल क्या होती थी सिंधु घाटी सभ्यता वासियों की, तो जौ और गेहूं इनकी मुख्य जो फसल थी, ठीक है। और इसके अलावा जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों को चावल की कृषि का भी ज्ञान था, ठीक है। तो चावल की कृषि का ज्ञान था और लोथलवासी और रंगपुर से हमें चावल की कृषि के बारे में जानकारी मिलती है। तो चावल की कृषि के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, लोथल से मिलती है और रंगपुर जो है नामक स्थान से। तो इन दोनों प्लेस से हमें चावल की कृषि के बारे में जानकारी मिलते हैं। चावल की कृषि का ज्ञान था हड़प्पावासियों को। और विश्व में पहली बार इसी सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती की थी। तो कपास की खेती सबसे पहले जो है किस सभ्यता के लोगों ने की थी, तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने की थी कपास की खेती सबसे पहले पूरे विश्व में। और इस सभ्यता के किसी भी स्थल से हमें गन्ने की कृषि का जो है साक्ष्य नहीं मिलता है। तो गन्ने की कृषि के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। हमें जो और गेहूं जो है की कृषि के हमें साक्ष्य मिल रहे हैं और चावल की कृषि के भी हमें मिले। हड़प्पा सभ्यता में मानव कंकाल के साथ जो है कुत्ते की अस्थियां हमें कहाँ से मिलती है, तो मानव के कंकाल के साथ कुत्ते की अस्थियां हमें रोपड़ नामक स्थान से मिली है, पंजाब में आपका ये पड़ता है, ठीक है। और ये आपका सतलुज नदी के किनारे आपका पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता है में जो पशुपालन किस प्रकार से था, क्या क्या पालते थे, क्या क्या रखते थे, ठीक है। तो इस सभ्यता के लोग हाथी घोड़ों से परिचित तो थे, लेकिन इनके पालने के साक्ष्य हमें कहीं से भी नहीं मिले हैं। हाथी और घोड़ों से वो परिचित तो थे सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग, लेकिन उनके पाले जाने की कि भाई वो पालते भी थे तो इसके हमें साक्ष्य नहीं मिले हैं। कुत्ता वो पालते थे। हालांकि इसके अलावा जो है सुरकोतड़ा नामक स्थान से हाथी के हमें साक्ष्य मिले हैं, ठीक है।
तो सुरकोतड़ा नामक स्थान है, वहाँ से हमें क्या मिला है, हाथी के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से हमें घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि हाथी के साक्ष्य हमें सुरकोतड़ा से मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य हमें लोथल बंदरगाह से मिले हैं गुजरात में। और इस सभ्यता में जो शेर का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता है, तो शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है, हाथी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, हाथी का सुरकोतड़ा, लोथल से हमें घोड़े का, और इस सभ्यता में किसी भी स्थल से गाय का हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। तो गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, जबकि बैल का साक्ष्य हमें मिला है। तो कहीं से भी जो है हमें गाय का साक्ष्य नहीं मिला है, बल्कि बैल का साक्ष्य मिलता है सिंधु घाटी सभ्यता में। कौन सी लिपि थी, किस लिपि में जो है ये आपके लिखते थे, या मतलब कौन सी लिपि थी, तो इस सभ्यता की लिपि में मूल चिन्ह थे कुछ। ठीक है, तो मूल चिन्ह थे, और इस लिपि में जो है पिक्टोग्राफ का यूज होता था। ठीक है, जिसे हम भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं, जो कि आपकी दाएं से बाएं पहले लिखी जाती थी, फिर बाएं से दाएं। ठीक है, तो दाएं से बाएं पहले ऐसे, फिर बाएं से दाएं ऐसे पहले ऐसे और फिर ऐसे। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अगर पूछे तो कैसी थी, भाव चित्रात्मक लिपि थी इनकी, पिक्टोग्राफ का यूज होता था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो लिपि कैसे लिखी जाती थी, पहले दाएं से बाएं, राइट से लेफ्ट, फिर लेफ्ट से राइट, इस प्रकार आपकी ये लिखी जाती थी। ठीक है, जैसे लाइन होती है तो यहाँ से लिखना शुरू करते थे, ऐसे ऐसे। हड़प्पा सभ्यता का फिर अगर हम अंत देखें तो किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत होता है, तो अलग अलग जो है तर्क दिए जाते हैं इसके बारे में। ठीक है, तो 1750 बीसी के लगभग इस सभ्यता का अंत माना जाता है कि बाढ़ के कारण हुआ था। ठीक है, तो 1750 बीसी में इसका अंत हुआ था हड़प्पा सभ्यता का। ठीक है, और इसका प्रमुख कारण जो माना जाता है, बाढ़ के कारण इस सभ्यता का अंत हुआ था। तो ये आपकी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हमने कवर कर ली है। अगली क्लास में हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों ही आद्य ऐतिहासिक कालखंड से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ऐतिहासिक कालखंड आता है फिर, और यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड जो है से रिलेटेड है सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता दोनों। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अगली क्लास में बच्चों हम मिलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी पूरी हो चुकी है, वैदिक सभ्यता हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी क्लास लगी होगी और आपकी बहुत ज़्यादा मदद हो रही होगी। ठीक है, और अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर आप जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर बच्चों।